नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन लोग विकारी और अविकारी जो शब्द होते हैं ना, उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे और उनके साथ में अपन व्याख्या सहित उनकी चर्चा करेंगे। तो विकारी कौन से होते हैं और अविकारी कौन से होते हैं? ध्यान रखना, विकारी वे शब्द होते हैं जिनका पुरुष लिंग वचन आदि के अनुसार परिवर्तन कर दिया जाता है ना, विकार पैदा हो जाता है, सीधी सी भाषा की बात है, वो विकारी होते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये विकारी होते हैं। और अविकारी जो अव्यय शब्द होते हैं उन्हें अविकारी कहा जाता है। तो देखिए, प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो प्रकार होते हैं, विकारी और अविकारी। ध्यान रखना इस बात का, प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। वे शब्द जिनका प्रयोग में वाक्य में अपन प्रयोग करते हैं तो लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाता ना, वे शब्द जिनका वाक्य में प्रयोग करते समय लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार उसमें जो परिवर्तन हो जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? विकारी कहा जाता है। और वे शब्द जिनका वाक्य में प्रयोग करते समय लिंग, वचन, काल, कारक आदि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। देखिए, अविकारी जो शब्द होते हैं उनके चार वेद होते हैं। कितने वेद होते हैं? चार वेद होते हैं, जिसमें ध्यान रखिएगा, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। और आजकल एक नया चल पड़ा है निपात, उनको भी अपन अव्यय में शामिल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी, विलोमार्थी, समानार्थी, समूहवाची आदि शब्दों का वर्गीकरण है जो है वो किस आधार पे किया जाता है? तो उनका अर्थ के आधार पर, यानी अर्थ निकलता है प्रत्येक शब्द का अलग अलग, तो उसी के आधार पर पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी, विलोमार्थी, समानार्थी, समूहवाची आदि शब्दों का है वो अर्थ के आधार पर परिवर्तन अपन कर सकते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है वह व्यक्ति की जाति या वर्ग विशेष का बोध कराती है? बिल्कुल नहीं कराती है। किसी वस्तु की अवस्था का बोध कराती है? बिल्कुल नहीं कराती है। उपरोक्त दोनों, ये दोनों ही नहीं है। व्यक्ति और वस्तु के नाम का बोध कराती है, उसे ही अपन क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिएगा, नवीन है, जोधपुर है, सरस्वती है, चंबल है, मंगल है, अप्रैल है। इस प्रकार से एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, ध्यान रखना इस बात का परीक्षा में। व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें से नहीं है, इस नहीं शब्द को बहुत ध्यान से पढ़ना है। खटाक से अपन यहीं पर टिक लगा देते हैं, परंतु यहाँ पर पूछा है तो यहाँ पर सही उत्तर जो है वो क्या होगा? पुस्तक। पुस्तक संपूर्ण जाति का बोध करा रही है। अगर यहाँ पर रामायण आ जाता, महाभारत आ जाता, बाइबिल आ जाता तो व्यक्तिवाचक होती, अन्यथा ये संपूर्ण जाति का बोध करवा रही है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखिएगा, सिद्धार्थ सरसा हिंदी पुस्तक पढ़ रहा है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, यानी रेखांकित कर रखा है सरसा हिंदी पुस्तक। रेखांकित पद में संज्ञा कौन सी है? तो सरसा एक पब्लिकेशन का नाम है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा उत्तर सही होगा। अगर प्रश्न होता कि सिद्धार्थ पुस्तक पढ़ रहा है, पुस्तक में पूछता तो जातिवाचक सही होता। ऐसे समझ के करना है। प्रश्न इतने स्तरीय पूछेगा, अगला बिल्कुल स्तर से उठाएगा, जो अपने सामने इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और परीक्षा हॉल में दबाव की वजह से ऐसे प्रश्न गलत होते हैं। इसलिए बहुत ही ध्यान से, बहुत ही धीरे धीरे पढ़ना है। साहित्य पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से, या विस्तार से आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण पढ़ने है तो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप जरूर पढ़िएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा है? बहुत शानदार प्रश्न है। भाववाचक संज्ञा देखिएगा, यौवन, बचपन, दूरी, उपसभी। तो यहाँ पर यही यौवन देखते नहीं कर देना है, सभी पढ़ने हैं अपन को, तो सभी में है। युवा का यौवन, बच्चा का बचपन, दूर का दूरी। अगली बात समझ में। अगला देखो, किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा है? अभी भी अपन को भाववाचक संज्ञा इसमें पूछी है। तो गरीबी, कश्मीरी, संतरा, सेब। जाति, जाति, गरीबी। गरीब एक विशेषण होता है, विशेषता होती है।
उसके ई प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द क्या बन जाता है, करीबी बन जाता है। और यहाँ पर अगर आपने बहुवचन का प्रयोग कर दिया तो जातिवाचक में बदल जाएगा। गरीबों होगा ना तो उसमें गरीबों में सारे के सारे गरीब आ जाएंगे, इस बात का भी ध्यान रखना है। एकता भाववाचक संज्ञा बनी है, किससे बनी है, मतलब विशेषण से, क्रिया से, जातिवाचक संज्ञा से या फिर सर्वनाम से। तो ये है एक सर्वनाम होता है, इसमें ता प्रत्यय जोड़े तो एकता सर्वनाम से बनी है। किससे बनी है, सर्वनाम से। बहुत शानदार प्रश्न है, परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। शौर्य भाववाचक संज्ञा किससे बनी है, शौर्य भाववाचक संज्ञा है वो विशेषण से बनी है। कैसे बनी है, सूर होता है, सूरवीर नाम सुना ना आपने, उसके ये प्रत्यय जोड़ा अगले ने और शब्द क्या बन गया है, शौर्य बन गया। गोरा गाय रोज 5 किलो दूध देती है। यहां पर रेखांकित पद में संज्ञा पूछ डाली अपन को, तो यहां पर गोरा गाय को रेखांकित कर रखा है, इसका मतलब क्या हुआ, व्यक्तिवाचक। अन्यथा गाय रोज 5 किलो दूध देती तो गाय में क्या हो जाती, जातिवाचक। गोरा गाय स्पेशल एक गाय का नाम है। सर्वनाम किसे कहते हैं, आते होंगे आपको आराम से। सर्वनाम है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये परिभाषा तो सबने रट रखी है परंतु इसका पता नहीं है इस यूज में कैसे लिया जाता है। यानी मोहन अच्छा लड़का है, वह है 5वीं में पढ़ता है, तो ये मोहन शब्द है, उसके स्थान पर प्रयुक्त हुआ है कौन सा, मोहन अच्छा लड़का है, फिर वह 5वीं में पढ़ता है। समझ रहे हो ना बात को, तो इस मोहन की जगह वह शब्द है, तो ये वह शब्द क्या है, सर्वनाम शब्द है। इसी प्रकार से संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। तुम अपना काम करो, वाक्य में सर्वनाम कौन सा है, तुम अपना काम करो। अब यहाँ पर बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा प्रश्न अपन से पूछा है, आप लोग आई थिंक कर लोगे इसमें। तुम अपना काम करो, वाक्य में सर्वनाम कौन सा है, निजवाचक। कौन सा है, निजवाचक। अब इस पूरे वाक्य में पूछा ना तब जाकर के वो निजवाचक होगा, वरना तुम में मध्यम पुरुषवाचक हो जाएगा। अपना काम करो, अपना में निजवाचक हो जाएगा, तो वो खुद का बोध करवा रहा अपना शब्द। तुम जयपुर से कब लौटे, अब यहाँ पर रेखांकित कर रखा, ध्यान रखना तुमको, तो इसमें तुम शब्द में कौन सा सर्वनाम होगा, तो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम दे रखा है इसलिए पुरुषवाचक होगा, अन्यथा यहाँ पर अन्य, मध्य, उत्तम ये दे देता तो मध्यम पुरुषवाचक होता तुम, है ना। श्रोता को कहा जा रहा है। बीडी कल्ला राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं। आप कर्मठ हो, जुझारू व्यक्तित्व के धनी है। उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है, तो आराम से कर लोगे, या नहीं आ रहा है, इसमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्यों है, देखो बीडी कल्ला राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं। आप यहाँ पर ये आप शब्द है वो बीडी कल्ला के लिए है, तो यहाँ पर बीडी कल्ला अपने सामने नहीं है, अन्य व्यक्ति विशेष के बारे में ये बात हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा सर्वनाम होगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं परीक्षा में, जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कहलाते हैं, आप स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रदूत रहे हैं, कौन सा विकल्प प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्दों का है, यानी किसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम हो रहे हैं, तो कौन, किसे, कब। प्रश्नवाचक सर्वनाम आराम से कर लोगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम वह होता है जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं, कौन, क्या, किसे, कब, किसने, किसको, ये शब्द आते हैं। जैसे आ गया कि देखो तो कौन आया है, तो यहाँ पर कौन जो शब्द है उसमें कौन सा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कर लोगे ना, ज़्यादा डीपली नहीं है और प्रश्न भी इसी प्रकार के पूछे जाएंगे। किस विकल्प में निश्चयवाचक सर्वनाम है, यानी निश्चितता का बोध कहाँ पर हो रहा है, तो कर लोगे आराम से, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ये है और वह है, यानी निकट और दूर के जो व्यक्ति या फिर वस्तु हैं उनके निश्चित संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये है, वह है, ये वे, यानी ये है ठीक है, ये अच्छे हैं, वे बुरे हैं, ऐसे शब्द होते हैं। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, कौन सा सर्वनाम है, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। इस प्रश्न में तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं अपना काम स्वयं, स्वयं शब्द देखते ही, मैं देखते ही, अपना देखते ही निजवाचक। वैसे मैं में क्या होता है,
उत्तम पुरुषवाचक होता है। यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है। यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? यहाँ पर निश्चयवाचक अपने को सर्वनाम है वो पूछा है, तो यह पुस्तक वही जो शब्द है ना, ये निश्चित है। और परीक्षा हॉल में ज्यादातर विद्यार्थी ऐसे प्रश्नों में मात खाते हैं, यह शब्द को कर देते हैं कि यह वो पुस्तक के लिए आ रहा है। यह है पुस्तक वही है, वही शब्द निश्चयवाचक का बोध करवा रहा है। समझ रहे हो ना? यह तो इशारा कर रहा है, परंतु वही जो शब्द है ना, वो निश्चितता का बोध करवा रहा है। वह स्वतः ही जान जाएगा, आराम से कर लोगे। ऐसे प्रश्न तो परीक्षा में गलत होने ही नहीं चाहिए। वह स्वतः ही यानी वह अपने आप ही जान जाएगा। यहाँ पर कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पर कौन सा हुआ है? पुरुषवाचक। निजता की ओर ध्यान मत देना। निजता को काम कौन सा हो रहा है? यहाँ पर जानने का काम हो रहा है, कोई काम थोड़ी हो रहा है। वह स्वतः ही जान जाएगा, तो यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम, और पुरुष में भी उत्तम नहीं, सॉरी, उत्तम नहीं होता है, वह में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। किस विकल्प में संबंधवाचक सर्वनाम है? यानी यहाँ पर संबंध किस में दर्शाया गया? वाक्य को पढ़ करके पता लगाना है अपन को। तो देखो, यह अच्छा है, वह नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? मैं स्वयं आ जाऊंगा, जो सोएगा सो खोएगा। यहाँ पर संबंध पूछ रहा है एक दूसरे को। एक दूसरे का जब संबंध पूछा जाता है ना, तब जो सो जो वह जब तब जैसा वैसा जिसकी उसकी जितना उतना, यानी दो जुड़े हुए शब्द आएंगे, तो मतलब 4 नंबर ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न इसी प्रकार के हल्के हल्के आएंगे परीक्षा में। और द्वितीय श्रेणी का पेपर तो इतना हल्का आएगा कि 130-32 तो सब्जेक्ट में आपको सही करने ही करने पड़ेंगे, अन्यथा नंबर नहीं आने वाला है। ये सच्चाई है। बिल्कुल ऊपर ऊपर से उठा उठा के पूछता है अगला, कि आप परीक्षा हॉल में जाते ही आपको ऐसा लगता है कि ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, यार ये क्या आया। यानी 60-70% आप सही कर दोगे तो आप फूल के कुप्पा हो जाओगे, और कुप्पा हो जाओगे और फिर और कॉन्फिडेंस में आ जाओगे, और ज़्यादा कर दोगे, और ज़्यादा कर दोगे तो गलत भी ज़्यादा हो जाएंगे, और उस चक्कर में आप नीचे आ जाओगे। सोच समझ के धीरे धीरे करना है पूरा पेपर। पहले अपने आप को देखो, फिर बात करो। उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम कौन सा है? तो पहले अपने आप को देखो, अपने आप को यहाँ पर निजता का बोध हो रहा है, फिर बात करो, मतलब संबंध बता रहा है। पहले अपने आप को देखो और फिर बात करो। तो यहाँ पर निजवाचक संबंधवाचक एक वाक्य में 2-2 3-3 भी पूछ सकता है, ये भी ध्यान रखना। अब नेक्स्ट अपना जो प्रश्न है वो विशेषण को लेकर के है, और विशेषण में तो कोई समस्या आनी नहीं चाहिए। हाँ, तो देखो, विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाता उसे क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। ठीक है, यानी राम अच्छा लड़का है, वाक्य आ गया अपने सामने, राम अच्छा लड़का है। तो राम की विशेषता क्या है? वो अच्छा है। सीधी सी भाषा की बात यही है। ठीक है, अब आगे देखिएगा, विशेष्य क्या होता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। जैसे राम अच्छा लड़का है तो राम विशेष्य हो गया। ठीक है, और अच्छा विशेषण हो ही गया। राम बहुत अच्छा लड़का है, इसमें प्रविशेषण छांटिए। बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रविशेषण विशेषण शब्दों की भी विशेषता बतला देते हैं, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर राम बहुत अच्छा लड़का है, तो सबसे पहले ऐसे वाक्य में विशेषता छांटना आप लोग। राम कैसा लड़का है? अच्छा, सॉरी, 1 मिनट। राम कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। ठीक है, अब वो और ज़्यादा अच्छा मतलब बहुत है, तो इसमें प्रविशेषण क्या हो जाएगा? बहुत शब्द प्रविशेषण हो जाए। इन विशेषण शब्दों की भी विशेषता बतलाता है, उसे ही प्रविशेषण के नाम से जाना जाता है। अब प्रविशेषण के बारे में आपको 2-3 बातें मैं और बतला देता हूँ। प्रविशेषण जैसे चीन की दीवार अत्यंत लंबी है, तो चीन की दीवार लंबी तो है ही, इसके पीछे अत्यंत जुड़ गया, तो वो इसका मतलब क्या हो गया? प्रविशेषण शब्द बन गया। इसी प्रकार से ये विशेषण शब्दों से के पीछे जो भी शब्द जुड़ता है उसे क्या कहा जाता है? प्रविशेषण के नाम से जाना जाता है। तो ये इतने ज़्यादा हार्ड तो है नहीं, आराम से आप लोग कर लोगे। आगे देखिएगा, किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है? तो आराम से कर लोगे। जिसमें नापतोल होती है ना, वो ही हमेशा परिमाणवाचक होता है। हाँ, तो देखिएगा 27 के प्रश्न में अपने कि रमन 5 किलो के लिए खा गया। 5 किलो। आज मैंने अधिक अंगूर खा लिए।
थोड़े बच्चे दिखाई दे रहे हैं। सोहन 1 किलो दूध लाया, यानी जहां पर नापने तोलने वाली वस्तुएं होती है ना, वहां पर परिमाणवाचक होता है, और जहां पर गिना जाता है वहां पर संख्यावाचक हो जाता है। तो यहां पर तो गिन सकते हैं अपन 5 किलो, अधिक अंगूर, थोड़े बच्चे। अभी सोहन 1 किलो दूध पी गया, इसको अपन तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते, है ना। ये नहीं है कि 1 किलो तोल के रख दिया कि ये गिन लिया, ऐसा नहीं होता है उसमें। मतलब परिमाणवाचक में वह होता है जिसमें मात्रा, नाप या तोल के माध्यम से जिसका बोध होता है, उनको परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा दूध है, 1 मीटर कपड़ा है, हजारों टन अनाज है, इस प्रकार से। तो देखिए इसमें 1 किलो दूध आया है, इसके लिए यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण किस में आएगा, 4 नंबर ऑप्शन में आ जाएगा। किस क्रम में निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब निश्चितता का भी होता है, अनिश्चितता का भी बोध होता है। तो निश्चित जहां पर आएगा ना, वहां पर आप जैसे ये पढ़ेंगे अपने, देखो कुछ आटा और मिलाओ, तो यहाँ पर कुछ आ गया, मतलब अनिश्चित है। 1 एकड़ जमीन में धान की फसल खड़ी है, कोई व्यक्ति है, कोई मतलब नहीं है, उस पंक्ति को साफ करो। 1 एकड़ है, निश्चित जमीन की जो माप है वो कितनी है, 1 एकड़ है, कर लोगे ना। निश्चितता का बोध, यहाँ पर कुछ आ गया तो इसका मतलब अनिश्चितता का बोध हो रहा है। राम को कक्षा में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर पहला दूसरा तो मतलब गणना है, क्रम है, आवर्ती है, या फिर समुदाय है। इस प्रश्न को समझिएगा आप लोग। तो देखिए राम को कक्षा में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, राम को कक्षा में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो देखिएगा गणना में क्या होता है कि लगातार गिने जाते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। क्रम में क्या होता है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो राम को कक्षा में दूसरा स्थान हुआ, मतलब है क्रमवाचक विशेषण। एक होता है आवर्ती, आवर्ती में होता है दुगुना, तिगुना, चौगुना, पांचगुना, और फिर समुदाय में दोनों, चारों, पांचों, छहों, दसों, ऐसे चलता है। ये होता है, ये वाकई बहुत अच्छा प्रश्न है। दूसरा स्थान प्राप्त हुआ यहाँ पर, मतलब क्रम चल रहा है। गणना होती तो 1 2 3 4 होती, आवर्ती होती तो दुगुना, तिगुना, चौगुना हो जाता, समुदाय होता दोनों, तीनों, चारों हो जाता। बात वही है, थोड़ा सा फर्क है। किस क्रम में अनिश्चित सार्वनामिक विशेषण नहीं है, अनिश्चित सार्वनामिक विशेषण इसमें से नहीं है। तो देखिए मुझे कोई पुस्तक दे दीजिए, कोई आ गया तो अनिश्चितता बोध होगा, वह बहुत ईमानदार है। दाल में कुछ काला है, कुछ आ गया, किसी ने उसको धकाया यानी धमकाया, तो किसी, कुछ, कोई, ये अनिश्चितता का बोध करा रहे हैं। यहाँ पर वह अनिश्चितता का बोध नहीं करा रहा। इसका मतलब अनिश्चित सार्वनामिक विशेषण किस में हो गया, 2 नंबर ऑप्शन में, वह बहुत ही समझदार है। समझ रहे हो ना बात को। अनिश्चित संख्या विशेषण का सही क्रम कौन सा है, अनिश्चित संख्या पूछिए अपन को, निश्चित संख्या नहीं पूछिए। निश्चित संख्या में निश्चितता का बोध होगा, अनिश्चित संख्या में कुछ, बहुत, थोड़े, अधिक, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। तो देखो 31 का प्रश्न है अपना कि जग में ढेर सारा शरबत है। अब ढेर सारा में अनिश्चित है या निश्चित है। प्रत्येक के पास लाठी है, प्रत्येक अपन गिन सकते हैं, निश्चितता का बोध है। मैंने थान से थोड़ा कपड़ा लिया, पेड़ पर कुछ आम लटक रहे हैं। यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक अपन को पूछा है, तो यहाँ पर अनिश्चितता का बोध तो यहाँ पर भी हो रहा थोड़ा, परंतु संख्या नहीं है इसमें, कपड़ा है, वो नापतोल वाली चीज आ गई है। प्रत्येक को अपन गिन सकते हैं, प्रत्येक के पास लाठी है। जग में ढेर सारा शरबत है, अब ढेर सारा कितना भी हो सकता है, मतलब शरबत होता है उसको नाप तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। ठीक है। अब देखो पेड़ पर कुछ आम लटक रहे, अनिश्चित संख्यावाचक पूछा अपन को, है ना, 38। तो अनिश्चित संख्या है, पेड़ पर कुछ अनिश्चित होगी, आम को अपन गिन भी सकते हैं, तो अनिश्चित संख्यावाचक पेड़ पर कुछ आम लटके, प्रत्येक को अपन गिन सकते हैं। जग में ढेर सारा, इसको नाप तोल सकते हैं। मैंने थान से थोड़ा कपड़ा लिया, थोड़ा को नाप तोल वाली चीजें, इसका मतलब सही उत्तर इसमें 4 नंबर ऑप्शन है वो आ जाएगा। कोई कंफ्यूज नहीं है ना। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में बहुत घातक सिद्ध होते हैं, बहुत घातक सिद्ध होते हैं। रवि बाहर खड़ा है,
इस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण में बदल, यानी ये जो वाक्य है रवि बाहर खड़ा है, इसको सार्वनामिक विशेषण में अपन को बदलना है। तो वह रवि बाहर खड़ा है, वह बाहर खड़ा है, रवि वह बाहर खड़ा है, रवि वह खड़ा बाहर। यहाँ पर अपन को पूछा है कि सार्वनामिक विशेषण में बदलना रवि, वह रवि बाहर खड़ा है। वह जो शब्द है वो किसमें प्रयुक्त होता है? सार्वनामिक विशेषण में प्रयुक्त होता है। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? बड़ी कंफ्यूज रहती है विद्यार्थियों को। आप प्ले लिस्ट में विस्तार से पढ़ सकते हो, परंतु थोड़ा सा बता दूं मैं आपको। यानी वे विशेषण शब्द जो संज्ञा की और संकेत के माध्यम से विशेषताओं को प्रकट करते हैं, उन्हें संकेतवाचक या फिर सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे यह है लड़की बहुत बुद्धिमती है, तो यह जो शब्द है वो लड़की की ओर इशारा कर रही है, यह बहुत बुद्धिमती है। यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, जबकि यह लड़की शब्द आ गया ना, यह वह के तुरंत बाद में कोई संज्ञा आ जाती है ना, तो वो सार्वनामिक विशेषण में बदल जाता है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिए, परीक्षा में बहुत कंफ्यूज करता है। जैसे एक बार परीक्षा में आया था कि यह पानी तो सबका है, अब यह के तुरंत बाद में शब्द क्या आ गया? पानी शब्द आ गया, तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण हो गया था। कैलाश नागुरी बच्चों को हिंदी पढ़ा रहे हैं, उपयुक्त वाक्य में क्रिया है। अब आप लोगों को भी पता है क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया की अगर किसी को कोई समस्या है तो क्रिया वाला वीडियो जरूर देखेगा, आप जीवन में कभी क्रिया नहीं भूल पाओगे, ये गारंटी है। यानी एक कर्मक क्रिया है, एक कर्मक सकर्मक क्रिया है, द्विकर्मक सकर्मक है, एकर्मक क्रिया है, इनमें से कोई नहीं है। तो ये द्विकर्मक है, साथ ही साथ में सकर्मक है। द्विकर्मक वो होती है जिसमें क्या और किसको दोनों का जवाब मिल जाता है। अब देखो इसमें जवाब कैसे मिल रहा है। कैलाश नागुरी क्या बच्चों को, यानी क्या क्या पढ़ा रहे हैं? हिंदी पढ़ा रहे हैं। किसको? बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो क्या और किसको, इन दोनों शब्दों का जवाब एक ही वाक्य में मिल जाए तो आंख बंद करके आपको द्विकर्मक क्रिया कर देनी है। सकर्मक तो ऑटोमेटिक ही हो जाएगी, कर्म होगा तभी तो सकर्मक होगी, अन्यथा कोई मतलब ही नहीं है सकर्मक का। राम सोता है वाक्य में क्रिया है। अब राम सोता है तो सोता है अपना क्या लेता है, तो अकर्मक क्रिया है। क्यों है? अकर्मक और सकर्मक बहुत आसान है, सिर्फ क्या शब्द लगा देना। कोई अगर जवाब मिल जाए तो मान लेना सकर्मक है, अगर जवाब नहीं मिला तो अकर्मक है। अब राम सोता है, अब क्रिया इसमें क्या है? सोना क्रिया हो रही है ना। राम क्या सोता है? कोई उत्तर निकल रहा है? कोई उत्तर नहीं निकल रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको वाक्य दूं कि शाम पढ़ता है, तो शाम क्या पढ़ता है? कुछ ना कुछ वो जरूर पढ़ता है, अखबार है, पुस्तक है, नोवेल है, कहानी है, कुछ भी मैगजीन है, कुछ भी पढ़ सकता है वो, मतलब सकर्मक क्रिया है। क्या लगाना है? उत्तर निकल जाए तो सकर्मक, अन्यथा अकर्मक। चिड़िया आकाश में उड़ रही है। अब यहाँ पर ये प्रश्न परीक्षा में आएगा, देख लेना चाहिए, और आप गलत करके आओगे, लेकिन अब के बाद कभी नहीं करोगे, वो यूं नहीं करोगे। चिड़िया आकाश में उड़ रही है। अब आप लोग क्या कर रहे हो, इसका उत्तर क्या करोगे? सकर्मक करोगे। क्यों करोगे? कि आप क्या शब्द भूल जाओगे और आप प्रश्न मतलब ऐसे बनाओगे कि चिड़िया कहाँ उड़ रही है। अगर आपने कहाँ से प्रश्न बना लिया तो उत्तर निकल जाएगा आकाश, क्योंकि चिड़िया उड़ तो रही है, ये तो है नहीं कि बैठी है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, आपकी नज़रों में ये सकर्मक हो गया, जबकि ये नितांत गलत है, ये अकर्मक है। इसमें देखो चिड़िया क्या उड़ रही है, उड़ना क्रिया है इसमें, ठीक है। आकाश स्थान है, चिड़िया करता है, तो चिड़िया क्या कर रही है? आकाश में उड़ रही है। उड़ना कोई कर्म नहीं होता है, यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर एडवर्ब जिसको बोलते हैं ना क्रिया विशेषण, वो है, नहीं कि यहाँ पर कोई वर्ब है। कोई मतलब सकर्मक क्रिया यहाँ पर नहीं हो रही है, अकर्मक की है क्रिया तो, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कहाँ शब्द दिमाग में मत लाइएगा, क्या शब्द ही अपने को दिमाग में रखना है, और इससे ही अपना प्रश्न है वो सही हो सकता है। तो चिड़िया आकाश में उड़ रही है मतलब अकर्मक की है। वह सदा चुप रहता है, वाक्य में क्रिया है। वह सदा चुप रहता है, चुप रहता है, तो वह सदा क्या रहता है? चुप। तो क्या मतलब हुआ? चुप का कोई काम तो हो नहीं रहा है इसमें। किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है? अब आपको पता है पूर्वकालिक क्रिया कौन से वाक्य में प्रयुक्त यहाँ पर हो रही है। पूर्वकालिक क्रिया का मतलब होता है किसी भी क्रिया के पहले मतलब कर जुड़ जाता है ना क्रिया के साथ में, वो पूर्वकालिक क्रिया होती है। अब देखो इसमें कर कहाँ पर जुड़ रहा है, तो ही पूर्वकालिक क्रिया है, अन्यथा पूर्वकालिक क्रिया नहीं है। बालक ने पढ़ाई की, कोई कर नहीं जुड़ रहा है। उसने पुस्तक पढ़ी, कोई कर नहीं जुड़ रहा है।
छात्र ने गुरु जी के चरण स्पर्श किए, कोई कर्ण नहीं है। मोहन नहाकर पूजा कर रहा है, कर शब्द जुड़ रहा है ना यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग है वो किया गया है 4 नंबर ऑप्शन में। यानी कोई भी क्रिया हो उसके साथ में, जैसे बालक पढ़कर सो गया तो पढ़ कर जुड़ गया पूर्वकालिक। वह खेल कर घर गया, चोर उठ कर भाग गया, लोग मेला देख कर घर चले गए। कर शब्द जुड़ते ही वो पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। अगर कर के साथ में अन्य कोई क्रिया जुड़ती है तो वहां पर वो पूर्वकालिक क्रिया नहीं मानी जाती। जैसे बालक ने पढ़ाई की, कोई मतलब नहीं है, की तो की, कोई दिक्कत नहीं है, सहकर्म में क्रिया जरूर है, परंतु पूर्वकालिक क्रिया ये नहीं मानी जा सकती है ना। और इस कर के साथ में ही जुड़ जाता है तब वो तात्कालिक क्रिया में बदल जाती है। मतलब बालक पढ़ते ही सो गया, यहाँ पर तात्कालिक क्रिया है। वह खेलते ही गिर गया, चोर उठते ही भाग गया, यहाँ पर तात्कालिक क्रिया ही जुड़ते तात्कालिक, कर जुड़ते ही पूर्वकालिक। इस प्रकार से थोड़ा सा फर्क है। आप लोग क्रिया वाला वीडियो देखिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अब देखो, हम सिनेमा देखते हैं, ठीक है, मोहन सो चुका है, सीता नृत्य करती है, ठूंठ खड़ा है। यहाँ पर अपन को अकर्मक क्रिया है वो पूछिए। तो देखिएगा ठूंठ खड़ा है, कोई मतलब नहीं है इसमें, ठूंठ खड़ा है, खड़ा रहने दो, अपना क्या दिक्कत है, कोई नहीं। ज़्यादातर विद्यार्थी ऐसे प्रश्नों में, ऐसे जो ऑप्शन आते हैं उनमें मात यहाँ पर खाते हैं कि रमेश सो चुका है, यहाँ पर भी अकर्मक क्रिया है, परंतु उसका कर्म क्या था, सोना है। सो चुका है, वो कोई कर्म नहीं कर रहा, वो बस सो चुका है। अगला इतना ही कहना चाहता है कि मोहन है वो, रमेश है वो सो चुका है। सिनेमा देखना हमेशा सकर्मक होती है, नृत्य भी सकर्मक होती है। सोना हालांकि अकर्मक होती है, लेकिन यहाँ पर वाक्य क्रिया नहीं बता रहा है, वो ये कह रहा है कि इसने वो काम कर लिया है। समझ रहे हो बात को? इसका मतलब यहाँ पर ये सकर्मक का काम कर रही है, यहाँ पर ये कोई मतलब नहीं है इसका। ठूंठ खड़ा है तो खड़ा ही रहने दो, अकर्मक क्रिया है। अब देखो अकर्मक क्रिया किस वाक्य में है, तो देखिएगा बीना है वो सामान लाती है, बच्चा जोर से रोया, सतीश ने केले खरीदे, राजू दूध पीता है। आराम से कर लोगे। अब ध्यान रखना, सभी में पहले क्रिया छांटो। बिना सामान लाती, यहाँ पर लाना क्रिया होगी, बिना क्या लाती है, सामान। यहाँ पर रोना क्रिया है, बच्चा क्या रोया। जोर से कोई उत्तर मत निकाल देना, ये कोई कर्म नहीं हो रहा है, कभी आप बैठे बैठे यही उत्तर निकालने लग जाओ, प्रश्न ऐसे ही गलत होते हैं परीक्षा में। सतीश ने क्या खरीदे, केले खरीदे, राजू क्या पीता है, दूध पीता है, परंतु यहाँ पर ये अकर्मक है, ठीक है ना। रोना, हंसना, उछलना, कूदना, सोना, खाना, सोना, आना जाना, ये सारी क्रियाएं अकर्मक में ही आती हैं। सकर्मक क्रिया इसमें से कौन सी है, हंसना, खाना, सोना, चलना। तो ये खाना सकर्मक क्रिया है, ध्यान रखना इस बात में। कुछ ना कुछ वो जरूर खा रहा है, अब हंस रहा है, अब ये हंसने का कोई मतलब है, काम नहीं होता है, ये सोने का कोई काम नहीं होता है, चलने का कोई काम नहीं होता है। रामस्वरूप प्रतिदिन खेलता है, वाक्य में अव्यय कौन सा है। अब अविकारी जो शब्द होते हैं ना, क्रिया क्रिया विशेषण है, वो वाले यहाँ पर अपन को पूछा है। तो रामस्वरूप प्रतिदिन खेलता है, वाक्य में अव्यय कौन सा है, तो क्रिया विशेषण अव्यय है इसमें। क्रिया विशेषण अब यानी क्रिया की ये इसमें क्या कर रहा है, वो विशेषता है वो अपन को बतला रहा है। तो प्रतिदिन जो शब्द है उसमें कौन सा है, क्रिया विशेषण है, ठीक है। वह चुपके से चला गया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है ये परीक्षा में। वह चुपके से चला गया, यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक में एक्चुअल में क्या होता है कि मतलब है तरीका बतलाया जाता है कि वह किस प्रकार से चला गया है। तो ध्यान रखना, रीतिवाचक जो क्रिया विशेषण होता है उसमें तरीका बतलाया जाता है। जैसे देखिएगा, चुपके से है, ये रीतिवाचक है। ऐसे वैसे है, सहसा है, जल्दी है, सरासर है, यकायक है, ऐसे शब्द होते हैं, वो तरीका बतलाते हैं क्रिया कैसे घटित हो रही है। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। वाक्य में अव्यय किस प्रकार का है, वाक्य में ये है संबंध बोधक अव्यय। किस प्रकार का अव्यय है इसमें प्रयुक्त हुआ है, संबंध बोधक अव्यय है वो इसमें प्रयुक्त हुआ है। यानी अपने को सफलता मिलने तक मतलब क्या करना चाहिए, प्रयत्न है वो करना चाहिए, यानी पढ़ते रहना
चाहिए। तो एक दूसरे में इसमें क्या बताया जा रहा है, संबंध बताया जा रहा है। तो देखिएगा, जैसे मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता है, वह दिन भर पड़ता है, तो ये जो शब्द हैं वो संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। राम और श्याम घनिष्ठ मित्र हैं, वाक्य में किस प्रकार का, और जो शब्द है ना ये अव्यय है, ये मतलब किस प्रकार का अव्यय है, तो ये जो है वो समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। समुच्चय बोधक जो अव्यय होता है ना, वो और, किंतु, परंतु, इस प्रकार के शब्द उसमें जोड़ते हैं। तो ये दो मतलब वाक्य होते हैं, उनको परस्पर जोड़ने का कार्य है वो करता है। दो शब्द होते हैं, उनको जोड़ने का कार्य करता है। आह कितना सुंदर दृश्य, आराम से कर लोगे। आह शब्द देखते ही आपको हर्ष विषय बोधक अव्यय का दिमाग में विचार आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा इसमें। मैं उससे प्रेम पूर्वक मिला। अब प्रेम पूर्वक जो शब्द है ना वो किस प्रकार का अव्यय है, तो ध्यान रखना, प्रेम पूर्वक जो शब्द है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। किस प्रकार का है, रीतिवाचक। किस विकल्प में विरोधादर्शक समानाधिकरण अव्यय का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। व्याधिकरण और समानाधिकरण दो प्रकार के हैं, तो यहाँ पर विरोध दर्शक समानाधिकरण अपन को पूछा है, तो वह है राम बहुत तेज चला परंतु वह गाड़ी नहीं पकड़ सका। तो इसमें विरोध हो रहा है, नहीं पकड़ सका, तेज तो चला था लेकिन वो गाड़ी को नहीं पकड़ सका था। राकेश हर बार कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता है, मतलब प्रथम स्थान आता है, किस प्रकार का ये अव्यय है, तो इसमें है हर बार। हर बार जो शब्द है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण का बोध है वो यहाँ पर करवा रहा है। किस विकल्प में सभी प्रकारात्मक क्रिया विशेषण है, सभी प्रकार के मतलब क्रिया विशेषण यहाँ पर प्रयुक्त किए गए हैं, तो तेज है, धीरे धीरे है, शीघ्र है, शायद है, मानो है, जल्दी जल्दी है, ये मतलब सभी प्रकार के अव्यय हो जाते हैं। यानी मोहन तेज दौड़ता है, तो ये परिमाण का बोध यहाँ पर करवा रहा है कि वो मतलब किस प्रकार से चल रहा है, आगे पीछे ऊपर नीचे ये स्थानवाचक हो जाते हैं, शायद वो रीतिवाचक आ जाता है। कारक चिन्ह के साथ प्रयोग होने वाले अव्यय कौन से होते हैं, यानी कारक चिन्हों के साथ में कौन से अव्यय हैं वो प्रयोग या फिर प्रयुक्त होते हैं। तो कारक चिन्हों के साथ में संबंध बोधक जो अव्यय होता है उनको प्रयुक्त किया जाता है। संबंध बोधक अव्यय कारक चिन्हों के साथ ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे भूख के मारे, पूजा से पहले, धन के बिना, इस प्रकार के होते हैं, वो संबंध बोधक अव्यय होते हैं। ठीक है, अब अपन ने विकारी और अविकारी से संबंधित 50 प्रश्नों का एक टेस्ट सोल्व किया है। अगर किसी विद्यार्थी किसी प्रकार के प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें। अपन हमेशा इसी प्रकार से संपूर्ण जो कोर्स है उसका एक बार रिवीजन कर लेंगे। धन्यवाद दोस्तों।